प्रिया नाम की एक ऐसी लड़की जिसने बिना कुछ सोचे समझे सुसाइड करने तक की ठान ली थी। आखिरकार एक लड़की की क्या एक यही वजह हो सकती है कि वह डेथ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती? क्या वह इतनी कमज़ोर थी? आखिरकार कोई तो वजह रही होगी उसकी, जो उसने एक कदम तक उठा लिया। घर के अंदर सभी की तरफ देखते हुए उसने फिर भी अपनी आत्महत्या खुद ब खुद फांसी चढ़कर कर ली। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी? एक लड़की जो कि खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, वह अपना ही जीवन बलिदान कैसे दे सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर व्यतीत न करते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रिया नाम की लड़की की कहानी जो कि मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, और मैं इसके बारे में यह बता रही हूँ कि यह लड़की जो कि अपनी जान खुद ब खुद ले ली और न उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा, जिसके कारण उसका जो अपने आप की खुदकुशी करने की वजह थी उसके बारे में कुछ पता चल सके। आखिरकार प्रिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह तो आपको तब यह कहानी पूरी जानेंगे और सुनेंगे तभी पता चलेगा। एक प्रिया नाम की लड़की जो कि हर काम में सबसे आगे खड़ी रहा करती थी। वह मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती थी। स्कूल में जाती थी, वीडियो बनाती थी, मेकअप की वीडियो बनाती थी, सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती थी। हर वक्त हर टाइम वह बिजी रहा करती थी। वह अपने फ़ोन के अंदर अपनी वीडियो अपलोड करती रहा करती थी, जिसके कारण उसके बहुत सारे फ्रेंड थे। लेकिन वो किसी ने कहा है कि जब किसी के ज़िंदगी पर नज़र लगती है तो वह किसी को पूछकर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रिया की ज़िंदगी के साथ। प्रिया जो कि अपनी बहन के साथ और अपने पिता के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसकी माँ जब वह छोटी थी तभी उसे छोड़कर चल बसी थी। लेकिन बहुत दिन गुजर चुके थे। उसकी बहन जो कि अब घर का खर्चा उठाने के लिए बाहर नौकरी करती थी, वह कुछ देर ही अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर पाती थी। ज़्यादातर वह ऑफिस के काम के सिलसिले में बिजी रहा करती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। उसकी बहन छोटी जो प्रिया नाम की थी, वह अपने मेकअप की वीडियो अपलोड कर रही थी। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है कि अरे पगली, 24 घंटे तो अपने इस बेवकूफ़ बांदरी सी शक्ल को लेकर इस फ़ोन के आगे ही खड़ी रहा कर। यह बात कहकर वह उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तभी वह कहती है कि दीदी, आपको क्या पता मॉडलिंग का? अगर आपको पता होता तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करते। अरे इतनी मामूली सी बात नहीं है मॉडलिंग करना। एक बार कैमरे के आगे आकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। तभी वह कहती है कि हाँ बब्बा, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है और मैं तेरी मेहनत की कदर करती हूँ। और ठीक है, अगर तेरी खुशी है तो तू कर, तुझे कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। पर जल्दी से करके जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जा, तुझे स्कूल भी जाना है। और मैंने पराठे बनाकर रख दिए हैं, पापा को खिला देना और तू खुद भी खा लेना। और मैं ऑफिस के काम के लिए जा रही हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है, शायद रात को देर से आऊँ। वह अपनी बहन को यह सब कुछ कहकर ऑफिस के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिया जो कि अपना लंच करके तैयार होके स्कूल के लिए चली जाती है। उसकी बहन अब सारा खर्चा उठा रही थी, अपनी बहन को पढ़ा रही थी, अपने पिता के खर्चे भी उठा रही थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के कारण अब उनकी बेटी को उनके घर का खर्चा उठाना पड़ रहा था। जहाँ भी देखो उनके हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे।
उनके चाचा जी, जिसने उनकी सारी ज़मीन को हथिया लिया था, वह भी धोखे से, उसके पिता से धोखे से साइन करवा के उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। अब उनके बिजनेस में लॉस होने के कारण अब उनके पास ऐसा कोई भी कारोबार नहीं था जो कि वह शुरू कर पाए। इसीलिए वह अपनी बेटी के ऊपर ही आस धरे बैठे थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था कि वह अपने माता के जाने के बाद अपने पिता और अपनी छोटी बहन को कैसे मैनेज कर रही है। वह जैसे कि अपनी ज़िंदगी तो जीना भूल ही चुकी थी, लेकिन छोटी बहन जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, वह हर लड़के से प्यार से बात करना उसे बहुत भारी पड़ जाता है। एक दिन तो वह अपने एक फ्रेंड की शादी में जाती है, तो वह अपनी बहन को कहती है कि दीदी आप भी चलो ना। दीदी कुछ काम होने के कारण कहती है कि नहीं तुम जाओ, मुझे बहुत सारे काम है, ऑफिस का बहुत सारा लोड है जो मेरे सर पर है, मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन वह न जाने के कारण उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद उसकी बहन ने कभी नहीं की थी। जैसे तैसे करके वह अपने पिता को लेकर उस शादी के अंदर चली जाती है। उसकी एक फ्रेंड थी जो उसकी बहुत खास थी। वह उसके पास फ़ोन करती है और उसे कहती है तू इतनी देर से कहाँ है। तभी वह कहती है कि अरे मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम फ़ोन कट करोगी तभी तो आऊँगी। इतनी ही देर में उसके पिता के दोस्त उनके पास आ जाते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी कुछ बिजनेस के डिस्कस करना है, मैं भी आता हूँ। उसके पिता एक बेवड़े किस्म के इंसान थे जो कि बहुत ज़्यादा शराबी थे। उन्हें शराब की लत इतनी बुरी लग चुकी थी जिससे बाहर निकलना तो दूर की बात, बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वह अपने दोस्तों के साथ जाकर दारू पीने लग जाते हैं। उनकी बेटी को अपने पिता के बारे में पता था, इसीलिए वह अपने पिता के साथ वहाँ पर जाती है देखने के लिए कि पिता ठीक तो हैं। तभी उसके साथ बीच के अंदर ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वह घर पर आकर किसी के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहती है। अब वह उदास सी रहने लगी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिरकार वह उदास क्यों रह रही है। उसकी बहन जो कि अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में इतने बिजी थी, वह भी उससे कुछ बात नहीं कर पाती। उसकी बहन कहती है कि पापा दीदी सो रही है, आप उससे प्लीज़ बात कर लेना और उसे खाना खिला देना। और वह स्कूल के लिए भी आज लेट हो रही है, उठ नहीं रही है, जाकर देखना कि क्या हुआ उसे। वह अपने ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी में निकल जाती है। उसके पिता अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसकी हालात देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं, लेकिन उनके एक भी लफ्ज उसके बारे में नहीं निकल पाते। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, यह सब कुछ किसी को नहीं पता था। और उसके पिता जो कि जानकर भी अनजान बन रहे थे। कुछ दिन बीत चुके थे, वह उदास रहने लगी थी। 17 मई से 20 मई तक उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा, लेकिन जो उसके साथ हुआ था अब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी जो बर्दाश्त की सीमा थी वह टूट चुकी थी। वह ठान लेती है कि उसके जीने के अब कोई भी मतलब नहीं रहा। वह किसी के घर पर न होने का इंतज़ार करने लगी। तो घर पर कोई नहीं होता तो वह अपने रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है और अपने आप को जान से मार देती है। वह अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तब पिता उसके लिए समोसे लेकर घर पर आता है और वह अपनी बेटी को बुलाता है कि प्रिया बेटा जल्दी आ, मैं देख तेरे लिए लाल चटनी के समोसे लेकर आया हूँ जो कि तुझे बहुत पसंद है। क्योंकि उसके पिता को पता था कि मेरी बेटी बहुत दिनों से बहुत उदास है, उसके साथ ऐसा तो कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन वह तब अपनी बेटी को ढूंढते हुए रूम के पास जाते हैं। उसे लोग देखकर वह घबरा जाते हैं। वह दौड़कर
रूम दूसरी चाबी लेकर आते हैं, रूम को अनलॉक करके अंदर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। हैरानी से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, तभी तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस की वारदात के अंदर उनकी सारी रूम की इंक्वायरी की जाती है। उनके फ़ोन, लैपटॉप, उनकी जो पर्सनल चीज़ें थी उन्हें जब्त कर लिया जाता है। लड़की के इस हालात के बारे में पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला। न तो उसके रूम से कोई सुसाइड नोट मिला। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार 10th में पढ़ने वाली लड़की सुसाइड क्यों करेगी। उन्होंने घर पर पूछताछ की। उसकी जो कि बहन बड़ी थी, बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनसे पूछते हैं तो वह बताती है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन प्रिया जो कि अच्छी खासी पढ़ाई में थी और इंटरनेट पर वीडियो बनाती थी, बहुत वायरल थी, और मेरी बहन हर चीज़ में फर्स्ट आने का हौसला रखती थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार उसने यह सब कुछ क्यों किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जानना है कि आखिरकार मेरी बहन ने सुसाइड की तो की क्यों। यह सब कुछ कहकर वह रोने लग जाती है और कहती है कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं अपने काम को ज़्यादा महत्व दिया। मैं अगर मेरी बहन से थोड़ी देर बैठकर बातचीत करती तो शायद आज यह सब कुछ मुझे देखने को नहीं मिलता। वह अपने आप को कसूरमान समझने लगी, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें इनके बारे में पता लगाना है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वह अपनी बहन के गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। दूसरी तरफ उसके पिता, जो कि अपनी बेटी की लाश देखकर एक सदमे से में चले गए थे। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर ही रही थी, तभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसके अंदर पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। 3-4 दिन पहले ही उसके साथ यह सब कुछ काम को अंजाम दिया गया है। यह सब कुछ अब पुलिस के लिए मामूली बात नहीं थी। आखिरकार एक 10th में पढ़ने वाली लड़की के साथ इतना घिनौना काम करेगा कौन। पुलिस इस बात के बारे में जानकारी और इसकी छानबीन करने लगी। तब उसकी बहन को यह पता चलता है कि उसकी बहन के साथ किसी ने बलात्कार किया है। तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी बहन तो हर किसी के साथ मिलकर चलने वाली लड़की थी। न वो किसी के खटकती थी, न वह किसी से झगड़ा करती थी। तभी वह एक बात बताती है कि कुछ दिन पहले तब मेरी दीदी और मैं मार्केट गए थे तो एक लड़के ने मेरी बहन का दुपट्टा चुरा कर लिया था, छीन कर ले गया था। तभी बताती है कि मैंने वहाँ पर पास के ही एक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस वहीं पर पहुँचती है और उस लड़के के बारे में छानबीन करती है। वहाँ के पुलिस स्टेशन के अधिकारी उन्हें कहते हैं कि हाँ, हमने उस लड़के को पकड़ लिया था और उसे वार्निंग देकर हमने छोड़ दिया था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप लोगों की यह जिम्मेदारी है। एक लड़की जिसका दुपट्टा सरेआम कोई भी छीन कर चला जाए, ये क्या नॉर्मल बात है। तभी वे कहते हैं कि एक लड़के का कैरियर था, एक नौजवान लड़का है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। तभी वे कहते हैं कि छोटी मोटी गलती कभी कभी बड़े कामों को भी अंजाम दे जाती है। यह आपकी गलती है। कानून ने कुछ ऐसे कायदे कानून बना रखे हैं जो कि हमारे लिए और इन लड़कियों के लिए हैं, लेकिन आप लोग जो कि ऐसे जो भी लड़के आते हैं उन्हें नॉर्मल में लेकर उन्हें बाइज्जत जाने देते हैं। आपने उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की। यह सब कुछ सुनकर
वह पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इनकी जो लड़की आई थी और उसकी जो बहन उसके साथ थी, उसकी छोटी वाली बहन तो बिल्कुल गाय थी, लेकिन बड़ी वाली बहन एक शेरनी थी। वह इतनी ज़ोर से हंगामा करके खड़ी हो गई थी कि मुझे उस लड़के का अभी की अभी पता चाहिए, मुझे उससे बात करनी है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का दुपट्टा लेकर जाने की। और दूसरी बहन जो कि कुछ बोले बगैर एक सहमी सी खड़ी थी। पुलिस को यह तो पता चल चुका था कि उस दिन जब वह उस पुलिस स्टेशन गई थी, उससे पहले ही उस लड़की के साथ रेप हो चुका था। अब यह वारदात 17 तारीख की थी। 17 तारीख को उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब पुलिस को 12 से 17 के बीच की जो भी उसकी दिनचर्या थी उसके बारे में पता लगाना था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसके स्कूल के मैडम से मिलते हैं। उनकी मैडम बताती हैं कि हाँ सर, प्रिया कुछ दिन से उदास रहने लगी थी। वह बताते हैं कि यह सब कुछ शायद 15 तारीख की बात है, जब से हम उसे देख रहे थे वह उदास थी। अब पुलिस को कन्फर्म हो चुका था कि 12 से 15 के बीच की दिनचर्या अब उसकी पता लगानी चाहिए, लेकिन पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। ऐसे केस कई बार पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी सबूत न होने के कारण उन केसों को बंद करके रख दिया जाता है। तो क्या प्रिया का भी केस बंद कर रख दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऐसे कोई भी सबूत न छोड़ने के कारण अब इस केस को पुलिस कैसे सुलझाए। लेकिन पुलिस जो कि अपना काम बखूबी निभा रही थी, उन्होंने जिन पर भी शक हुआ उन्होंने उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके चाचा जी एक दिन उसे लेकर अपने घर गए थे। यह वहाँ के सिलाई सेंटर के बाहर एक चाय वाला था। उसने पुलिस स्टेशन पर यह बात इंस्पेक्टर साहब को बताई थी। पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तब यह बात सुनी तो उन्होंने उसकी बड़ी बहन को बुलाया। उसने बताया कि मेरे चाचा जी जो कि कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और जो व्यक्ति मेरे पिता की ज़मीन हड़प सकता है धोखे से, तो वह इंसान कुछ भी कर सकता है। यह सब कुछ सुनकर पुलिस उनके घर पर तुरंत पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचती है तो उसकी चाची जी जो कि घर पर आरती कर रही थी और उसके चाचा जी जो बैठकर आराम से अखबार पढ़ रहे थे। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उनसे कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उनकी पत्नी और प्रिया की चाची कहती है कि प्रिया को हमने बुलाया था, मैंने बुलाया था, मेरा मन कर रहा था, उन्होंने ही तो हमसे रिश्ता तोड़ा है, हमने तो नहीं। यह सब कुछ कहकर, लेकिन पुलिस को उन पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन पक्का ठोस सबूत न होने के कारण वह उन्हें पकड़ भी नहीं सकते थे। पुलिस उनके घर से जाती है और वह तुरंत अपने कांस्टेबल को कहती है कि तुम जल्दी से इनकी कॉल रिकॉर्ड निकालो, लोकेशन निकालो, ताकि पता कर सकें कि यह उस दिन कहाँ पर थे, एक साथ घर पर थे या कहीं गए हुए थे। इनके झूठ तो तभी पकड़ा जाएगा। पुलिस ने इन सभी पर अपने अधिकारियों को काम पर लगा दिया था। अधिकारियों से पता चलता है कि उस दिन उसकी चाची अपने मायके गई हुई थी, वहाँ पर तो थी ही नहीं, तो साफ जाहिर हो रहा था कि बलात्कार उसके चाचा जी ने किया था। उसके चाचा जी को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आया जाता है, उनका रिमांड लिया जाता है। तब वह स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरी पत्नी उस दिन घर पर नहीं थी और मैं अपनी बेटी को लेकर आया था। चाची बेटी जो कि हम बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर बातचीत यह ही की थी कि वह जो उसके पिता को भड़काकर उसने मेरे खिलाफ केस करवाया है, वह केस वापस ले ले।
हमारे भैयाओं के बीच में वह न आए, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। पुलिस उसे और पीटती है और मार लगाती है कि सच बता कि तूने ही उसका बलात्कार किया है। लेकिन उसके चाचा जी पूरी रात रिमांड पर भी रहकर हाँ नहीं भर पाते, क्योंकि उसने बलात्कार नहीं किया था। अब पुलिस फिर से निराशा के बलबूते पर खड़ी हो गई थी। उसके पास निराशा के अलावा अब और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। फिर पुलिस को उनके जो पिता के फ्रेंड थे उन पर शक होता है। वह उस दिन पार्टी के बीच में गायब थे। सीसीटीवी कैमरे से पता चला था। वह उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वह भी इस बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उनके बारे में कुछ और पता चलता है। उनके कई जो कि ड्रग्स के बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, ड्रग्स की सप्लाई करते। यह सब कुछ तब पुलिस को पता चलता है तो वह उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और रिमांड पर लेती है। तो उन्हें पता चलता है कि वह उस दिन अपनी ड्रग्स की सप्लाई आ रही थी। वह अपने गोदाम में सप्लाई उतरवाने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ से लापता हो गया था। पुलिस अब उनके सारे काले धंधे बंद कर चुकी थी और उनके साथ जो जो व्यक्ति मिले हुए थे उन्हें पकड़कर जेल में डाल चुकी थी। लेकिन प्रिया का जो केस था वह अब तक भी सोल्व नहीं हुआ था। उस लड़के को पकड़कर पुलिस लेकर आती है जिसने प्रिया को कुछ दिन पहले प्रपोज किया था और प्रिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यह सब कुछ उनकी एक खास फ्रेंड थी उसका बताना था, लेकिन उससे भी कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब पुलिस जो कि उनकी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी उनके अंदर पता लगाती है, लेकिन अब किसी के खिलाफ सबूत न होने के कारण किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर उसकी फ्रेंड जो कि उसके पास आती है और उसके बारे में बताती है कि उसने मुझे बताया था कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, लेकिन उसने उस व्यक्ति का नाम बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने कहा कि वह मेरा अपना है, करीबी है, मैं उसका नाम नहीं बता सकती। पुलिस ने उस लड़की से कहा कि तुमने यह सब कुछ हमें पहले दिन ही क्यों नहीं बताया। उसने बताया कि प्रिया ने उसे कसम दी थी कि वह यह बात किसी को भी नहीं बताएगी, इसीलिए वह घबरा गई थी। उसने इसीलिए शायद पुलिस को यह सब कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने वक्त रहते पुलिस को यह सब कुछ बताकर बहुत ठीक किया। लेकिन बाद के अंदर पुलिस को उसके लैपटॉप के अंदर एक वीडियो मिलती है जो कि अपलोड तो कर रखी थी लेकिन अनलिस्ट कर कर छोड़ रखी थी। पुलिस ने हैकर्स को बुलाया, उसके लैपटॉप को हैक करवाया। लॉक लगने के कारण उसकी वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन उनके जो बुलाए हुए लड़के थे उन्होंने उनके लैपटॉप से वह वीडियो सही सलामत निकाल ही ली। प्ले कर कर देखा गया तो प्रिया ने साफ साफ कह रखा था कि पापा जब तक आप लोग मेरी यह वीडियो देखोगे शायद मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और मैं उनका नाम आप लोगों को नहीं बता सकती। वह मेरे करीबी हैं, लेकिन मैं यह सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस को अब भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार उनका रेप किया था, किया किसने। उनके सभी करीबी लोगों को उन्होंने पूछताछ के लिए बुला लिया था, लेकिन गांव की औरतों का कहना था कि लड़की बदचलन थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, चैनल बनाकर उन पर वीडियो अपलोड करती थी, लड़कों के साथ हंसती थी, उनके साथ डांस करती थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वह एक लड़की थी, इंसान थी, उसकी ज़िंदगी जीने का उसे अंदाज जो अच्छा लगे वह जी सकती है। अगर कोई लड़की
हंसकर किसी लड़के से बात कर ले, उसका हाथ पकड़ ले, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह कैरेक्टरलेस है। यह लोगों की सोच जो कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी की तरह फैली हुई है। हमारा समाज, हमारा देश जो कि आज़ाद कहलाता है, वह बल्कि आज़ाद नहीं, अभी भी बंदिशों में बंधा हुआ है। कुछ ऐसे कायदे कानून हमारे घरों में बनाए गए हैं जिसके कारण लड़कियां जो कि किसी के साथ हंसकर बात भी नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ हो रहा था प्रिया के साथ। उसके खिलाफ हर एक औरत खड़ी थी। एक औरत औरत की दुश्मन होती है, यह तो हमें इस कहानी में साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस जो कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, वह अपनी कार्रवाई जारी रखती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। एक दिन एक वीडियो जो कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब टीवी के अंदर देख रहे थे, न्यूज़ में एक वीडियो दे रखी थी कि पंकज नाम का लड़का जिसने सुसाइड कर ली। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आजकल की जनरेशन को आखिरकार हो क्या गया है, मुसीबत का सामना करने के बजाय बस सुसाइड के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि प्रिया का केस का क्या रहा, हमने जो फाइल मंगाई थी वो क्या लेकर आए हो? तभी वे कहते हैं कि हाँ सर, मैं फाइल सारी लेकर आया हूँ। उनके फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस अब तक भी निराशा के अलावा कुछ भी नहीं हासिल कर पा रही थी। 2-3 दिन के बाद जिस पंकज नाम के लड़के की सुसाइड हुई थी, उसके फ़ोन से एक वीडियो मिलती है। उसकी ऑडियो टीवी पर सुनाई जा रही थी। वह लोग कह रहे थे कि हमें उस लड़की का रेप करके कितना अच्छा किया। रेप नहीं, हमें उसके साथ कितना अच्छा वक्त जाया किया। यह सब कुछ कहकर वो हंसी उड़ा रहे थे और वह बता रहे थे कि वह लड़की अपने आप को न जाने क्या समझती थी, बहुत वीडियो बनाकर वायरल होना चाहती थी। हमने तो उसे एक रात में ही वायरल कर दिया। पुलिस यह सुनकर उस वीडियो के बारे में पता लगाने के लिए अपने हवलदार को कहती है। उस पुलिस स्टेशन पर जाकर पूछताछ की जाती है जिस पुलिस स्टेशन में उस लड़के की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और उसके फ़ोन के अंदर वह वीडियो देखी जाती है तो वह कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई था। एक भाई ने ही अपनी बहन के साथ गैंग रेप करवा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे रिमांड पर लिया और उससे कहा कि एक वह लड़की थी जो कि तुम्हारा नाम लेने में भी एक लज्जा सी महसूस कर रही थी। वह तुम्हें बचाना चाहती थी। मरते वक्त भी उसने एक ही बात कही है कि वह मेरा कोई करीबी था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया, और उसने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन एक बार भी तुम्हारा नाम अपने ज़बान पर नहीं आने दिया। उसने वीडियो बनाई, उसमें भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुमने एक भाई बहन के रिश्ते को इतनी बुरी तरह से नोचा है कि शायद कोई भी बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं कर पाएगी। पुलिस ने उसे बहुत ज़्यादा सुनाया, लेकिन उसके अब रोने धोने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। पुलिस ने उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई और उसकी बड़ी बहन जिसने उससे बात की और वह रोते हुए सिर्फ उसे एक ही बात कह रही थी कि तुमने जो भी किया वह बहुत गलत किया। हमने तुम्हें भाई माना था, भाई का अधिकार दिया था, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया कि शायद हम अब किसी भी लड़के को अपना भाई मानने की भूल कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो पंकज ने उन दोनों बहनों के साथ किया, क्या वह सही था? और जो प्रिया ने यह कदम उठाया अपनी जान देने का, क्या ये सही था? वह अगर चाहती तो अपने घर वालों से बताकर उसे सज़ा दिलवा सकती थी, क्योंकि उसकी इस सभी में कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन उसने जो सुसाइड करने का कदम उठाया वह बिल्कुल गलत था। उसे ज़िंदगी जीने का अभी से पूरा हक था,
जो भी उसके साथ हुआ वह अनजाने में हुआ था। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।